हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार फिर से आप लोगों का इंजीनियर्स जीनी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू द पावर सिस्टम। जनरेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है जनरेशन से रिलेटेड तो आप प्लेलिस्ट में जाके डिफरेंट पावर प्लांट्स, डिफरेंट प्लांट लोड फैक्टर्स के बारे में, जो कि हमने वेरियस फैक्टर्स डिस्कस किए थे, उन सभी के बारे में हमने एक डिटेल डिस्कशन किया था और उसके साथ साथ हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम इंट्रोडक्शन टू द पावर सिस्टम। तो आज देखेंगे क्या क्या टेबल ऑफ कंटेंट है हमारा। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में कि जो भी हमारा कंप्लीट पावर सिस्टम लेआउट है उसको कैसे हम एक सिंगल लाइन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एडवांटेज ऑफ हायर सेंडिंग एंड वोल्टेज। हाई सेंडिंग एंड वोल्टेज के क्या एडवांटेज हैं। जैसा कि आप देखते हैं यार कि आप सुनते हैं कि 765 केवी की ट्रांसमिशन लाइन है, 400 केवी की ट्रांसमिशन लाइन है, 132 केवी की ट्रांसमिशन लाइन है। तो ये 132 केवी, 400 केवी, 765 केवी, मतलब ये हाई सेंडिंग एंड वोल्टेज का क्या एडवांटेज है, हम इतने हाई वोल्टेज पर पावर का ट्रांसमिशन क्यों कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं और यार बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ कि नींद से इतना भी प्यार न करो कि मंजिल भी ख्वाब बन जाए। तो बेटा ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा नहीं सोना है, एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, आपको केवल उतना ही सोना है जितना ज़रूरी है आपके लिए। तो इसलिए उठिए, जागिए और तब तक ना रुकिए जब तक कि आपको लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। N is a network of electrical components used to supply, transfer and use of electric power। एक नेटवर्क, वो नेटवर्क के बारे में बताना है कि वो कौन सा नेटवर्क है जो कि कॉम्बिनेशन है एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का मतलब क्या है कि जैसे कि आपके ट्रांसफॉर्मर हो गए, जनरेटर हो गए, ट्रांसमिशन लाइन हो गया, मोटर हो गया, तो ये सारे के सारे क्या हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, दैट मीन्स ये क्या बना, एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बना जहाँ पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करते हैं, उसका ट्रांसमिशन करते हैं और उसके साथ साथ उसका यूज़ भी करते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करके यूटिलाइजेशन करते हैं। तो ये बेसिकली क्या कहलाता है, ये कहलाता है कि इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। देखो बेटा यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला जनरेशन। जनरेशन की बात करें तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जनरेटेड। यहाँ पर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज generated by generator in power plant। तो ये कंप्लीट हमने आपको डिस्कस कर लिया है कि जनरेशन में हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर। और ये बेसिकली कहाँ पे होता है, ये पावर प्लांट में होता है। अब बात करते हैं ट्रांसमिशन की। ट्रांसमिशन का काम क्या होता है कि बेसिकली जो जनरेटेड पावर है, आप नॉर्मली जानते हो यार कि जो भी पावर प्लांट आपको इस्टेब्लिश करना है तो वो पावर प्लांट के लिए लैंड रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। जैसे अब सपोज थर्मल पावर प्लांट इस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए लैंड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो उसको सिटी एरिया में तो इस्टेब्लिश नहीं करते, उसको इस्टेब्लिश करने के लिए आप रिमोट एरिया में जाओगे। तो अब वहाँ पर आप पावर का जनरेशन कर रहे हो, देन इस पावर को एक्चुअली कहाँ कंज्यूम होना है, सिटी साइड में। तो लोड सेंटर कहाँ है, सिटी एरिया में। आपने पावर का जनरेशन क्या कहाँ किया, रिमोट एरिया में। तो आपको उस जनरेटिंग स्टेशन से लोड सेंटर पावर को ट्रांसमिट करना होगा और उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन का। तो ये पार्ट क्या कहलाता है, ट्रांसमिशन। तो इन ट्रांसमिशन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, generated power is transferred from generating station to load center। तो ये नॉर्मली किस में होता है, ट्रांसमिशन में, कि जो भी जनरेटेड पावर है हम उसको ट्रांसमिशन लाइन की मदद से जनरेटिंग स्टेशन से लोड सेंटर या जो भी आपके डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं जहाँ पे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं तो उस लोड सेंटर या डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में अगर देखा जाए तो हम क्या करते हैं, बेसिकली बेटा डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी इलेक्ट्रिसिटी आपके पास आ गई है सब स्टेशंस में, अब आप इसको क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे जहाँ पे एक्चुअल पावर की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे हमें लोड का कंजप्शन करना है। तो जो भी कंज्यूमर प्रीमिसेस वगैरह हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम इसी इलेक्ट्रिकल पावर को कंज्यूमर प्रीमिसेस में
ट्रांसफ़र कर देते हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इट डिस्ट्रीब्यूट्स द इलेक्ट्रिकल पावर in consumer premises for consumption। तो कंजप्शन के लिए हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल पावर को उसके फर्दर कंजप्शन के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ताकि जो भी, जैसे कि सपोज़ आपके डोमेस्टिक जो लोड्स हैं, उन डोमेस्टिक लोड्स को पावर के लिए, जैसे फैंस हो गया, लाइट्स हो गए, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन, तो इनके लिए पावर की रिक्वायरमेंट है। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या करेगा, यही पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। और कहाँ पे, कंज्यूमर प्रीमिसेस में, जहाँ पे आप इस लोड का कंजप्शन कर सके। इज़ दैट क्लियर? तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि जनरेशन में हम बेसिकली पावर को जनरेट कर रहे हैं, ट्रांसमिशन में उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन में उसको डिस्ट्रीब्यूट करके उसका यूज़ कर रहे हैं। तो ये कंप्लीट जो नेटवर्क होता है, यही एक कंप्लीट नेटवर्क क्या कहलाता है बेटा, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम नेटवर्क कहलाता है। तो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम बेसिकली एक नेटवर्क होता है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का, जो कि इलेक्ट्रिकल पावर को सप्लाई करता है, ट्रांसफ़र करता है, और उसी में हम उसका यूज़ करते हैं बाय इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम क्या है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। जहाँ पे जनरेशन में हम पावर को जनरेट करते हैं, ट्रांसमिशन में इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन में हम इस पावर का यूटिलाइजेशन करते हैं बाय इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी बेटा। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये कंप्लीट इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। तो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में अगर देखा जाए तो 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट्स हैं, हमने बताया इट इन्वॉल्व्स, पहला फर्स्ट इज़ जनरेशन, दूसरा क्या है, दूसरा कहलाता है ट्रांसमिशन, एंड तीसरा बेटा डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हो यार कि सबसे पहला पार्ट क्या है, जनरेशन। तो इस पावर स्टेशंस में हम क्या करते हैं, जनरेटर की मदद से पावर को जनरेट करते हैं। देन इस पावर ट्रांसफार्मर की मदद से, जैसे हमने 11 kV पे पावर का जनरेशन किया, अब हम इसको स्टेप अप कर देते हैं 132 kV, बिकॉज हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। क्या एडवांटेज होते हैं, ये सारी चीज़ें हम फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। तो नॉर्मली 11 kV पे हम पावर का जनरेशन करते हैं, और जैसे ही आप 11 kV पे, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो यार NTPC वगैरह हैं जो पावर का जनरेशन कर रही हैं, वो 15.75 kV पे भी करती हैं, बट ऑन जो बुक की लैंग्वेज है उस हिसाब से देखा जाए तो 11 kV पे हम पावर का जनरेशन करते हैं। इसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ये आपके जनरेटिंग ट्रांसफार्मर्स होते हैं, जनरेटिंग ट्रांसफार्मर, जिसको हम क्या बोलते हैं, GT। तो जनरेटिंग ट्रांसफार्मर की मदद से हमने इसको क्या कर दिया, स्टेप अप कर दिया। नॉर्मली ये ट्रांसफार्मर्स कैसे होते हैं, अगर देखा जाए तो ये ट्रांसफार्मर्स हमेशा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं। कौन से ट्रांसफार्मर होते हैं बेटा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होंगे तो किस में कनेक्शन होगा, हमेशा ये ट्रांसफ़र क्या कर रहे हैं, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में स्टेप अप कर रहे हैं, दैट मीन्स कन्वर्ट कर रहे हैं। तो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स लो टू हाई, देन इसका मतलब यहाँ पर जो डेल्टा स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर का हम इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखना है कि जनरेटिंग ट्रांसफार्मर्स डेल्टा स्टार कनेक्टेड होते हैं, ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं। 11 kV को इन्होंने स्टेप अप कर दिया कितना, 132 kV में। इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन। अब हम क्या करेंगे, ट्रांसमिशन लाइन की मदद से इसको ट्रांसमिट कर देंगे, और जैसे ही आप इसको ट्रांसमिट करोगे तो देखो यहाँ पे आपने क्या किया कि ट्रांसमिशन लाइन की मदद से यहाँ पे क्या कर दिया, ट्रांसमिशन कर दिया। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर अब हम इस 132 kV को, यहाँ पे बेटा ये 132 kV है, इसको हम स्टेप डाउन कर देंगे 66 kV में, या आप इसको स्टेप डाउन कर सकते हैं 33 kV में। तो सपोज़ हमने क्या किया, प्रैक्टिकल अगर लिखा जाए तो हमने इसको 33 kV में स्टेप डाउन कर दिया। तो यहाँ जो है ये पोर्शन कहलाता है, ये पोर्शन हमेशा कहलाता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन। और इस सेकेंडरी ट्रांसमिशन में अगर देखा जाए तो एक ट्रांसमिशन सब सर्किट, दैट मीन्स एक ट्रांसमिशन में ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, और ये ट्रांसफार्मर आपके स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। कौन से ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, और ये क्या कर रहा है, इस हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में स्टेप डाउन कर दे रहा है, इसलिए ये हमेशा स्टार डेल्टा कनेक्टेड होंगे। तो ध्यान रखना है कि सारे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स
ट्रांसफॉर्मर्स स्टार डेल्टा कनेक्टेड होंगे, जितने भी स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होंगे वो डेल्टा स्टार कनेक्टेड होते हैं। तो जनरेटिंग स्टेशन पे जो ट्रांसफॉर्मर यूज़ होगा वो डेल्टा स्टार कनेक्टेड होगा। ट्रांसमिशन में जो ट्रांसफॉर्मर हम यूज़ कर रहे हैं वो कौन से हैं, स्टार डेल्टा कनेक्टेड हैं। तो अब हम इसको 33 kV पे जैसे ही ट्रांसमिट कर दिया हमने, देन अब हम इसको क्या करेंगे, अब बेसिकली हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ले जाएंगे। तो ये 33 kV की ट्रांसमिशन लाइन जा रही है और ये 33 kV की जैसे ही लाइन यहाँ पर आएगी, ये आपका थर्ड पार्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर की मदद से हमने क्या किया, इसको स्टेप डाउन कर दिया किसमें, 11 kV में। तो बेटा यहाँ पर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, 33 kV को स्टेप डाउन कर दे रहे हैं 11 kV में। तो ये सब स्टेशन पे हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में 33 kV को 11 kV पे स्टेप डाउन कर दिया। और यहाँ पर फर्दर हम क्या कर रहे हैं, इसको हम ट्रांसमिट करेंगे या इसको हम इलेक्ट्रिकल पावर, इसी इलेक्ट्रिकल पावर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ट्रांसफॉर्मर है, ये आपका 11 kV कहलाता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ट्रांसफॉर्मर है और ये सर्किट जो है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट कहलाएगा। और यहाँ पे हमने फर्दर क्या किया, 11 kV को स्टेप डाउन कर दिया किसमें, 400 वोल्ट में। तो बेटा ये अब आपकी 400 वोल्ट की सप्लाई जा रही है। और ये अगर आपके 3 फेज सप्लाई 400 वोल्ट की है और सिंगल फेज में अगर देखा जाए तो ये 230 वोल्ट आ जाएगा। और ये 230 वोल्ट की सप्लाई हमने कहाँ भेज दिया, हमने रेजिडेंशियल कंज्यूमर को भेज दिया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि प्राइमरी ट्रांसमिशन में हम क्या कर रहे हैं, 132 kV, सेकेंडरी ट्रांसमिशन क्या है आपके 33 kV। और फिर उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन में जो आप ट्रांसफॉर्मर यूज़ कर रहे हो वो ट्रांसफॉर्मर भी क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। तो ये भी कौन से ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप डाउन। कैसे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होंगे, स्टार डेल्टा कनेक्टेड होंगे। लेकिन जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट में आप ट्रांसफॉर्मर यूज़ करोगे बेटा, ये ट्रांसफॉर्मर आपके रूल के हिसाब से होने चाहिए स्टार डेल्टा, बट ये ट्रांसफॉर्मर होते हैं डेल्टा स्टार कनेक्टेड। कौन से ट्रांसफॉर्मर होते हैं, डेल्टा स्टार कनेक्टेड। रीज़न क्या है कि आपके पास नॉर्मली अगर देखा जाए तो रेजिडेंशियल कंज्यूमर के पास भी 3 फेज और सिंगल फेज लोड दोनों हैं। अगर आप सेकेंडरी साइड डेल्टा रखोगे देन वहाँ पर आप केवल 3 फेज लोड को ऑपरेट कर पाओगे। देन इसलिए यहाँ पर हमारे पास दोनों तरह के लोड हैं, तो उसके लिए हमने क्या किया है, स्टार कनेक्शन का इस्तेमाल किया है। तो सेकेंडरी साइड अगर स्टार है तो प्राइमरी को हमें किस में रखना होगा, डेल्टा में रखना होगा। तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट का जो ट्रांसफॉर्मर होगा वो डेल्टा स्टार कनेक्टेड होगा। तो याद रखना है, जनरेटिंग ट्रांसफॉर्मर डेल्टा स्टार कनेक्टेड। जितने भी आपके ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसफॉर्मर है ये सारे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हैं। और ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हमेशा कैसे होंगे, स्टार डेल्टा कनेक्टेड। लेकिन इसका एक अपवाद है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट का ट्रांसफॉर्मर, जहाँ पे हम 11 kV को 400 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं और यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्मर डेल्टा स्टार कनेक्टेड होते हैं। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी बेटा। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो इस डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। तो प्राइमरी ट्रांसमिशन 132 kV, सेकेंडरी ट्रांसमिशन क्या हो जाएगा 33 kV, और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन 11 kV, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन 400 वोल्ट या 230 वोल्ट। क्लियर है, कंप्लीट समझ में आ गया ये आपको लेआउट। चलिए आगे आते हैं। यहाँ पर मैच द ट्रांसमिशन लाइन गिवन इन कॉलम ए। कॉलम ए में अगर देखा जाए बेटा तो ट्रांसमिशन लाइन गिवन है, और कॉलम बी में आप देखो तो यहाँ पर उसका वोल्टेज लेवल गिवन है। तो हमें ये देखना है कि कौन सा वोल्टेज किस ट्रांसमिशन के अंतर्गत आता है। प्राइमरी ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर प्राइमरी ट्रांसमिशन की। आप बताओ कि प्राइमरी ट्रांसमिशन में हम क्या करते हैं, जो जनरेटिंग ट्रांसफॉर्मर्स है उसमें जो भी पावर आप इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट कर रहे हो उसको स्टेप अप कर दोगे। कहाँ पे, या तो उसको 132 kV पे स्टेप अप कर दो, 400 kV पे, या 765 kV पे आपने स्टेप अप कर दिया। तो ये सारे के सारे क्या हैं, प्राइमरी ट्रांसमिशन है। तो पहला का क्या हो जाएगा, अगर हम देखें तो पहला का आ जाएगा फर्स्ट का ए। तो जब भी आप क्या करो, एग्जाम में जाओ तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन ट्राई करो, उससे जल्दी आप आंसर बता पाओगे। तो फर्स्ट का अगर ए है तो ऑप्शन ए भी इनकरेक्ट हो गया, ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो गया। अब या तो सी होगा या तो डी होगा। अब हम आते हैं सेकेंडरी ट्रांसमिशन में। बेटा अगर हम सेकेंडरी ट्रांसमिशन की बात करें, सेकेंडरी ट्रांसमिशन
सेकेंडरी ट्रांसमिशन की बात करें तो सेकेंडरी ट्रांसमिशन में क्या होगा, अब हम क्या कर रहे हैं बेसिकली इसी 132 केवी को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से इसको हम 33 केवी में स्टेप डाउन कर देते हैं। तो यहाँ पर ये आपके 33 केवी क्या कहलाएंगे, 33 केवी आपके सेकेंडरी ट्रांसमिशन कहलाता है। तो सेकेंडरी यहाँ पर अगर हम बात करें सेकेंडरी ट्रांसमिशन का, तो सेकेंडरी ट्रांसमिशन क्या हो जाएगा 33 केवी, मतलब कि तीसरा का बी। तो तीसरा का अगर देखा जाए बी तो केवल ऑप्शन सी में है, तो इसलिए आंसर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो बाकी आपको ऑप्शंस देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम मेथड ऑफ एलिमिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं कि जो भी आपके 33 केवी है इसको स्टेप डाउन कर देते हैं। 33 केवी को हमने स्टेप डाउन कर दिया किसमें, 11 केवी में। तो बेटा जो 11 केवी होगा वो क्या होगा, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट होगा। 11 केवी हो सकता है, 6.6 केवी हो सकता है, 3.3 केवी, और 6.6 या 3.3 कुछ स्पेशल एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। बट हमें ये ध्यान रखना है कि 11 केवी जो है वो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट हो जाता है। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा 11 केवी, दैट मीन्स दूसरा का सी। तो सेकंड का सी यहाँ पर ऑप्शन सी को सेटिस्फाई करता है। और लास्ट अगर हम बात करें सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में जो आप ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं वो डेल्टा स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर होंगे। और ये ट्रांसफार्मर क्या करेंगे, 11 केवी को स्टेप डाउन कर देंगे किसमें, 400 वोल्ट में या 230 वोल्ट। तो 400 वोल्ट आपके 3 फेज़ लाइन टू लाइन वोल्टेज होता है, जबकि 230 वोल्ट वही आपका सिंगल फेज़ लाइन टू न्यूट्रल या फेज़ वोल्टेज होता है। तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट का जो ट्रांसफार्मर होगा वो कैसा कनेक्टेड होगा, डेल्टा स्टार कनेक्टेड होगा। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हो, ये कैसे होंगे, ये स्टार डेल्टा कनेक्टेड होंगे। सेकेंडरी ट्रांसमिशन में भी स्टार डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफार्मर होंगे। लेकिन जब आप प्राइमरी ट्रांसमिशन करोगे देन यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर आप यूज़ कर रहे हो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हो। और ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर कैसे होते हैं, हमने ऑलरेडी बेटा आपको बता दिया है, जनरेटिंग ट्रांसफार्मर्स डेल्टा स्टार कनेक्टेड होते हैं। इज दैट क्लियर, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं। तो चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। या अगला क्वेश्चन करने के पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। एक सिंगल लाइन डायग्राम क्या है, इसका सिंगल लाइन डायग्राम। तो इस कंप्लीट जो है ये कंप्लीट पावर सिस्टम जो लेआउट है इस इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम को अगर देखा जाए सिंगल लाइन में, तो इसी को हम बोलते हैं सिंगल लाइन डायग्राम या वन लाइन डायग्राम। सिंगल लाइन डायग्राम या इसी को क्या बोला जाता है बेटा, वन लाइन डायग्राम। तो नॉर्मली जनरेटिंग स्टेशन है, जनरेटर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया, इस तरह से। ये एसी 11 केवी पे क्या किया इसने, पावर का जनरेशन किया। अब इस 11 केवी को यहाँ पर आप ट्रांसफार्मर जो देख पा रहे हो, ये ट्रांसफार्मर बेसिकली क्या है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इस स्टेप अप ट्रांसफार्मर ने क्या किया, वोल्टेज 11 केवी को स्टेप अप कर दिया किसमें, स्टेप अप कर दिया 132 केवी में। नॉर्मली ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं ये कैसे कनेक्टेड होते हैं, ऑलरेडी आपको बता दिया, डेल्टा स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा में और सेकेंडरी स्टार में। देन उसके बाद हमने क्या किया, प्राइमरी ट्रांसमिशन किया। तो प्राइमरी ट्रांसमिशन का अगर रेंज देखा जाए तो ये 132 केवी, 220 केवी, 400 केवी, ये क्या हैं, ये किसके पार्ट हैं, दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी ट्रांसमिशन। क्लियर है बेटा, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमने क्या किया, फर्दर इसको स्टेप डाउन कर दिया। और जैसे ही रिसीविंग स्टेशन पे हमने इसको स्टेप डाउन किया तो 132 केवी का वोल्टेज 33 केवी में स्टेप डाउन हो गया। तो यहाँ पे एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का हमने इस्तेमाल किया है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कैसे होते हैं, स्टार डेल्टा कनेक्टेड होते हैं। और इसी को हमने क्या किया, सेकेंडरी ट्रांसमिशन किया। देन उसके बाद फर्दर हमने क्या किया, यहाँ पर सब स्टेशंस पे हम आ गए और इन सब स्टेशंस पे हमने 33 केवी को स्टेप डाउन कर दिया किसमें, 11 केवी में। और जैसे ही 11 केवी में हमने स्टेप डाउन किया तो ये पार्ट कहलाता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की यूज़ होगी और ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर स्टार डेल्टा कनेक्टेड होंगे। और यहाँ पे ये पार्ट कहलाता है
है आपका इस सब स्टेशन का पार्ट प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। तो 11 kV प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है जहाँ पे हम इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स, फैक्ट्रीज वगैरह को सप्लाई करते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट लास्ट अगर देखें तो यहाँ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट में एक ट्रांसफार्मर है जो कि 11 kV को क्या करता है, स्टेप डाउन कर देगा किस में, 415 या बेसिकली 400 वोल्ट में। तो ये आपके 400 वोल्ट में स्टेप डाउन कर देता है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, कंज्यूमर्स वगैरह को, रेजिडेंशियल जो कस्टमर्स वगैरह हैं डोमेस्टिक पर्पस के लिए जो लोड्स वगैरह हैं उनके पावर कंजप्शन के लिए हमने ये सप्लाई दे दी कंज्यूमर्स को। क्लियर है? तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जैसा कि यार 11 kV है, 132 kV है या 220 kV या इसके अलावा 400 kV, 765 kV, इवन हमने यहाँ पर देखा कि आपके ये सारे आपके या 415 वोल्ट, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे लाइन टू लाइन, 3 फेज लाइन टू लाइन, 3 फेज लाइन टू लाइन, 3 फेज लाइन टू लाइन आरएमएस वैल्यू। कौन सी वैल्यू है? 3 फेज लाइन टू लाइन आरएमएस वैल्यू। तो ये ध्यान रखना है कि ये 11 kV, 132 kV, 220, 400 kV, 765, 415 वोल्ट, ये सारे के सारे 3 फेज लाइन टू लाइन वोल्टेज होते हैं। और यहीं पे आप देख सकते हैं 415/√3 करोगे तो फेज वोल्टेज आ जाएगा। तो फेज वोल्टेज कितना है? 230 वोल्ट। तो 230 वोल्ट की जो सप्लाई होती है बेटा, 230 वोल्ट की जो सप्लाई है ये नॉर्मली आपका क्या है, फेज वोल्टेज है। फेज वोल्टेज वो भी कौन सी वैल्यू है? ये आरएमएस वैल्यू है। कौन सी सप्लाई है? सिंगल फेज। तो इसको हम बोलते हैं सिंगल फेज वोल्टेज। और ये सप्लाई कैसी है? नॉर्मली सिंगल फेज सप्लाई है। वैल्यू कौन सी है? आरएमएस वैल्यू। तो कभी भी 230 वोल्ट की सप्लाई जो है वो सिंगल फेज सप्लाई होती है, आरएमएस वैल्यू होता है। और इसके अलावा बाकी जितनी भी आप ट्रांसमिशन लाइन में देखेंगे या पावर सिस्टम नेटवर्क में देखेंगे तो ये सारे क्या हैं? ये सारे लाइन टू लाइन आरएमएस वैल्यू होते हैं। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द वोल्टेज ऑफ अ सिंगल फेज सप्लाई, ये कह रहा है कि जो सिंगल फेज सप्लाई है उसका वोल्टेज जो हम रेजिडेंशियल कंज्यूमर को देते हैं वो कितना है। तो नॉर्मली आपको हमने पहले भी बता दिया कि जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट का ट्रांसफार्मर है वो 11 kV को स्टेप डाउन कर दिया किस में? 400 वोल्ट में। तो यार सिंपली ये क्या है? लाइन टू लाइन वोल्टेज है। कितना लाइन टू लाइन वोल्टेज है? 400 वोल्ट। तो अगर लाइन टू लाइन वोल्टेज 400 वोल्ट है, कनेक्शन नॉर्मली आपका स्टार है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि फेज वोल्टेज कितना होता है? VL/√3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 400/√3 अगर करोगे तो ये ऑलमोस्ट आपका 230 वोल्ट आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा फेज वोल्टेज है वो कैसा है, बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ट्रांसफार्मर होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट का वो डेल्टा स्टार कनेक्टेड होता है। तो आप देख पाओगे यहाँ पे कि ये आपका R होगा, ये बेसिकली आप बेटा देखो Y होगा, ये B होगा और ये न्यूट्रल पॉइंट होता है। तो लाइन टू लाइन अगर वोल्टेज आप देखोगे तो लाइन टू लाइन वोल्टेज 400 वोल्ट है, बट अगर हम लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज देखें तो यही हमारा फेज वोल्टेज है। तो यहाँ पे जो रिलेशन होता है स्टार कनेक्शन में वो कितना होता है? VPH = VL/√3। तो कैलकुलेट कर दिया 230 वोल्ट। तो हम बता सकते हैं कि रेजिडेंशियल कंज्यूमर को जो हम वोल्टेज सप्लाई करते हैं सिंगल फेज पे वो कितना होता है? 230 वोल्ट होता है। क्लियर है? तो ये आपके सिंगल फेज आरएमएस वोल्टेज है। कौन सा वोल्टेज है? सिंगल फेज आरएमएस वोल्टेज। 11 kV अगर देखा जाए तो 11 kV आपके प्राइमरी या सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। 400 वोल्ट क्या है? 400 वोल्ट आपके सिंगल फेज नहीं है, 3 फेज सप्लाई के लिए लाइन टू लाइन वोल्टेज है। तो ये ध्यान रखना, 3 फेज लाइन टू लाइन वोल्टेज है ये 400 वोल्ट। 230 सिंगल फेज आपको 110 वोल्ट की सप्लाई हम नॉर्मली कहाँ पे यूज़ करते हैं? इन USA। तो जब अमेरिका वगैरह में आप देखोगे तो वहाँ पे हम 110 वोल्ट की सप्लाई यूज़ करते हैं, बट इंडिया में 230 वोल्ट की सप्लाई 50 हर्ट्ज़ पे यूज़ होती है। USA में 110 वोल्ट की सप्लाई 60 हर्ट्ज़ पे यूज़ होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। द रेटेड वोल्टेज ऑफ अ 3 फेज पावर सिस्टम इज गिवन एज। जो 3 फेज पावर सिस्टम होता है उसका जो रेटेड वोल्टेज है वो किस में दिया जाता है? तो हमने ऑलरेडी आपको बताया कि ये सारे जो भी रेटेड वोल्टेज हैं 3 फेज पावर सिस्टम के वो सारे आरएमएस लाइन टू लाइन वोल्टेज हैं। तो आरएमएस फेज वोल्टेज गलत हो जाएगा, पीक फेज वोल्टेज बिल्कुल गलत है, आरएमएस लाइन टू लाइन वोल्टेज। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आरएमएस लाइन टू लाइन वोल्टेज है। तो कौन कौन से रेटेड वोल्टेज हैं? 11 kV है,
400 वोल्ट है। उसके साथ साथ अगर आप देख पाएंगे तो 220 केवी, 132 केवी, 765 केवी, ये सारे के सारे 400 केवी, ये सारे के सारे रेटेड जो भी वोल्टेज हैं ये सारे आरएमएस लाइन टू लाइन वोल्टेज हैं। अगर हम आरएमएस फेज़ वोल्टेज की बात करें तो आरएमएस फेज़ वोल्टेज सिंगल फेज़ होता है और ये सिंगल फेज़ वोल्टेज होता है। सिंगल फेज़ वोल्टेज कौन सा? 230 वोल्ट है जो आरएमएस फेज़ वोल्टेज है। क्लियर है? तो आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि ट्रांसफॉर्मर यूज्ड इन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट। तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? एक ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल कर रहे हैं और उस ट्रांसफॉर्मर की मदद से हमने 11 केवी को क्या कर दिया? स्टेप डाउन कर दिया किसमें? 400 वोल्ट में। तो ये जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं ये हमेशा डेल्टा स्टार कनेक्टेड होते हैं। कौन से ट्रांसफॉर्मर होते हैं? डेल्टा स्टार कनेक्टेड। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डेल्टा स्टार कनेक्टेड। तो नोट में एक चीज़ ध्यान रखना यार, नोट में एक चीज़ कि स्टार कनेक्शन इज सुटेबल फॉर हाई वोल्टेज एप्लीकेशन। पहला याद रखना है कि स्टार कनेक्शन हमेशा हाई वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए सुटेबल होगा। डेल्टा कनेक्शन इज सुटेबल फॉर लो वोल्टेज एप्लीकेशन। हमेशा लो वोल्टेज हाई करंट एप्लीकेशन होगा तो वहाँ पे डेल्टा कनेक्शन, हाई वोल्टेज लो करंट एप्लीकेशन होगा तो स्टार कनेक्शन काफ़ी सुटेबल होगा। इसलिए ऑल स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, जितने भी स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स हैं, स्टेप डाउन का मतलब हाई से लो, वो सारे स्टार डेल्टा होते हैं। एंड ऑल स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, जितने भी स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हैं, ऑल स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर मतलब लो से हाई, वो सारे के सारे डेल्टा स्टार होते हैं। तो जनरेटिंग ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप है इसलिए डेल्टा स्टार है। सारे ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में जो ट्रांसफॉर्मर है वो स्टेप डाउन है इसलिए स्टार डेल्टा है। बट अपवाद जो है, एक्सेप्शन इस रूल का जो है वो कहाँ पे है? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट में। तो जो एक्सेप्शन है इस रूल का जो अपवाद है वो कौन सा है? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट का ट्रांसफॉर्मर। वो कैसा ट्रांसफॉर्मर होता है? वो हमेशा डेल्टा स्टार कनेक्टेड होता है। इज दैट क्लियर? आंसर सी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसमिशन लाइन कनेक्ट्स, कोई भी ट्रांसमिशन लाइन किसको कनेक्ट करती है? तो बेसिकली बेटा इसमें हमने आपको डिस्कस कर लिया है कि ट्रांसमिशन लाइन क्या करती है, जो भी जनरेटिंग स्टेशन है उसको स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर स्टेशन से कनेक्ट करती है। तो हमेशा ट्रांसमिशन लाइन क्या करती है? जनरेटिंग स्टेशन को लोड सेंटर से कनेक्ट करता है टू ट्रांसफर द पावर फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन टू द लोड सेंटर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जनरेटिंग स्टेशन से स्विचिंग स्टेशन या स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर स्टेशन पे कनेक्ट करती है। अब बात करते हैं यहाँ बाकी जो भी आपके 3 ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस में अगर देखा जाए सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूटर से कंज्यूमर टर्मिनल्स, तो नॉर्मली अगर हम बात करें कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, यहाँ पे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो सब स्टेशन होता है, सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूटर तक कनेक्ट करने के लिए एक कंडक्टर का हम इस्तेमाल करते हैं और इस कंडक्टर को हम बोलते हैं फीडर। इस कंडक्टर को क्या बोला जाता है? फीडर। तो फीडर का काम क्या है? फीडर एक ऐसा कंडक्टर है विच कनेक्ट्स, फीडर कनेक्ट्स सब स्टेशन टू डिस्ट्रीब्यूटर, सब स्टेशन टू डिस्ट्रीब्यूटर। तो नॉर्मली फीडर क्या करता है? सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूटर कनेक्ट करता है। मतलब कि फीडर का काम केवल और केवल क्या है कि सब स्टेशन से पावर को डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक भेजना। और यहाँ पर आप देख पाओगे कि फीडर में कोई भी टैपिंग्स नहीं होती है, मतलब कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं होता है। तो जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हो, ये सब स्टेशन है और इस सब स्टेशन से यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, ये डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, बी, सी, ए, डी, तो ये सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूटर तक पावर जो है ट्रांसमिट करने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया है? फीडर का। तो फीडर क्या करता है? फीडर जो है सब स्टेशन से पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। यहाँ पे देख सकते हैं सब स्टेशन से पावर को ए, बी, सी या डी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया? फीडर का इस्तेमाल किया। तो फीडर क्या है? एक ऐसा
कंडक्टर होता है जो कि सब स्टेशन को जहां पावर ट्रांसमिट करना है जिस एरिया में, वहां पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कनेक्ट करता है। और कोई भी टैपिंग्स फीडर में प्रोवाइडेड नहीं होती है, ताकि जो करंट होगा वो इसमें हमेशा क्या रहता है, सेम। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि नो टैपिंग्स इज प्रोवाइडेड, नो टैपिंग्स आर प्रोवाइडेड इन फीडर लाइन। फीडर लाइन में कोई भी टैपिंग्स प्रोवाइड नहीं है, सो दैट करंट रिमेन सेम। तो अगर हम देखें यहाँ पर कि फीडर में कोई भी टैपिंग्स हम प्रोवाइड नहीं करते हैं तो इसमें करंट हमेशा क्या रहती है, सेम। और अगर फीडर की डिज़ाइनिंग के लिए देखा जाए तो इसकी जो मेन कंसीडरेशन होती है वो इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है। तो द कंसीडरेशन इन द डिज़ाइन ऑफ फीडर इज इट्स करंट कैरिंग कैपेसिटी। तो ध्यान रखना है, करंट कैरिंग कैपेसिटी इज मेन डिज़ाइन फीचर और कंसीडरेशन इज मेन डिज़ाइन कंसीडरेशन ऑफ फीडर। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि यार फीडर की डिज़ाइन के लिए हम किस पर्टिकुलर चीज़ को हम सेलेक्ट करते हैं या डिज़ाइन के लिए किसको हम कंसीडर करते हैं। तो हमेशा इसकी जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है नॉर्मली वो कांस्टेंट होती है, और इस कांस्टेंट करंट कैरिंग कैपेसिटी को ही हम इसका मेन कंसीडरेशन डिज़ाइन पैरामीटर मानते हैं। तो मेन कंसीडरेशन डिज़ाइन पैरामीटर फीडर के लिए क्या है, करंट कैरिंग कैपेसिटी है। फीडर क्या करता है, सब स्टेशन को डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्ट करता है। फीडर में कोई भी टैपिंग्स नहीं होती है, इसका करंट हमेशा कांस्टेंट होगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा हमारा है डिस्ट्रीब्यूटर। तो बेटा अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटर है क्या? डिस्ट्रीब्यूटर नॉर्मली अगर देखा जाए तो इस एक कंडक्टर होता है जिससे टैपिंग्स को हम क्या करते हैं, टेक करते हैं, और इसको हम नॉर्मली क्या करते हैं, कंज्यूमर पे सप्लाई कर देते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर एक ऐसा जो है कंडक्टर है जहाँ से टैपिंग्स ली जाती है और पावर को कंज्यूमर की तरफ सप्लाई कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर अगर हम बात करें AB BC CD DA, ये सारे के सारे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जहाँ से हमने क्या किया, टैपिंग्स को लिया और कंज्यूमर पे हमने सप्लाई दे दी। तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर इज अ कंडक्टर, इट इज अ कंडक्टर ऑन विच टैपिंग्स आर टेकन and supply is given to consumer। तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या है, वो कंडक्टर है जहाँ से टैपिंग्स ली जाती है और सप्लाई को कंज्यूमर की तरफ दे दिया जाता है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर कौन कौन से हैं, डिस्ट्रीब्यूटर BC, AB BC CD और DA, ये सारे के सारे क्या हैं, ये चारों के चारों डिस्ट्रीब्यूटर हैं जहाँ पे हमने टैपिंग्स को लिया है और इसको हमने कहाँ दे दिया, कंज्यूमर को दे दिया थ्रू द सर्विस मेंस। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया कि डिस्ट्रीब्यूटर बेसिकली है क्या। डिस्ट्रीब्यूटर की जब भी आप डिज़ाइन करोगे तो उसका जो मेन पैरामीटर होना चाहिए वो वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो ध्यान रखना, डिज़ाइन कंसिडरेशन फॉर अ डिस्ट्रीब्यूटर इज़ इट्स वोल्टेज ड्रॉप। तो डिस्ट्रीब्यूटर का जो मेन कंसिडरेशन, डिज़ाइन कंसिडरेशन है वो उसका क्या है, वोल्टेज ड्रॉप है। तो फीडर में ध्यान रखना है उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी है, लेकिन जब हम डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें देन वहाँ पर इसका क्या है, वोल्टेज ड्रॉप। तो वोल्टेज ड्रॉप इज़ अ मेन कंसिडरेशन, वोल्टेज ड्रॉप। तो ध्यान रखना है इसका जो मेन डिज़ाइन कंसीडरेशन है वो इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर वो क्या है बेटा, वोल्टेज ड्रॉप। तो जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लिख नहीं पाऊँगा, बट आपको इतना ध्यान रखना है कि वोल्टेज ड्रॉप इज़ अ मेन डिज़ाइन कंसीडरेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर। तो मेन डिज़ाइन कंसीडरेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर का। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सर्विस मेंस। तो यहाँ पे लिख सकते हैं यार, सर्विस मेंस बेसिकली क्या होता है, सर्विस मेंस नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटर से कंज्यूमर टर्मिनल्स पर कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूटर, इसके लिए हमने किसका इस्तेमाल किया, फीडर का इस्तेमाल किया। डिस्ट्रीब्यूटर से कंज्यूमर टर्मिनल्स, इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए हम सर्विस
मेंस का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है। और अगर हम सब स्टेशन से कंज्यूमर टर्मिनल की बात करें तो इसके लिए क्या यूज़ होता है, सब मेन यूज़ होता है। इज़ दैट क्लियर। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन अगर सिस्टम को बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटर अगर देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूटर कितने पार्ट हो गए। डिस्ट्रीब्यूटर में अगर हम देखें तो पहला फीडर हो गया बेटा, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, और तीसरा डिस्ट्रीब्यूटर और तीसरा सर्विसमैन्स। तो ये 3 पार्ट होते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ये 3 मेन पार्ट हो गए। कौन कौन से, फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर और सर्विसमैन्स। फीडर का काम क्या है, सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूटर को कनेक्ट करना, कोई टैपिंग्स नहीं होगी, करंट जो डेंसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है और यही मेन डिज़ाइन कंसीडरेशन है। डिस्ट्रीब्यूटर से टैपिंग्स होती है और यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा और यहाँ पर इसका मेन डिज़ाइन कंसीडरेशन वोल्टेज ड्रॉप होता है। सर्विसमैन्स का काम क्या होता है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है उससे कंज्यूमर प्रीमिसेस या एनर्जी मीटर को कनेक्ट करना होता है और यही केबल क्या कहलाता है, सर्विसमैन्स कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया फॉर डिजाइनिंग द डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर को डिजाइन करने का मेन क्राइटेरिया क्या है बेटा, तो वोल्टेज ड्रॉप है। दिस इज द मेन क्राइटेरिया फॉर डिजाइनिंग द डिस्ट्रीब्यूटर। बट अगर हम कांस्टेंट करंट डेंसिटी की बात करें तो करंट डेंसिटी किसके लिए है, दिस इज फॉर फीडर डिजाइन। फीडर डिज़ाइन के लिए अगर देखा जाए तो करंट डेंसिटी होती है बेटा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर डिज़ाइन के लिए देखें तो वोल्टेज ड्रॉप जो है वो मेन क्राइटेरिया होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द डिस्ट्रीब्यूटर्स इन रेजिडेंशियल एरियाज आर। रेजिडेंशियल एरियाज में जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो क्या हैं। नॉर्मली अगर हम बात करें कि यार जो रेजिडेंशियल एरिया में डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं तो पहले इसको समझिए कि जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट, तो इसमें जो ट्रांसफार्मर होता है वो डेल्टा स्टार कनेक्टेड होता है। मतलब 11 kV को इसने क्या किया, 11 kV को इसने क्या कर दिया बेटा, इसने स्टेप डाउन कर दिया किसमें, 400 वोल्ट में। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जो स्टार कनेक्शन होता है बेटा, इसमें आर होता है, वाई होता है, बी होता है। तो आर फेज़, वाई फेज़ और बी फेज़, और यहाँ पे एक वायर होता है न्यूट्रल, ताकि हम 3 फेज़ लोड को भी ऑपरेट कर सकें और जो भी आपके सिंगल फेज लोड है उसको भी ऑपरेट कर सकें। तो यहाँ पर ये वोल्टेज जो है ये 400 वोल्ट होता है यार, और यहाँ पर ये वोल्टेज अगर देखें तो ये 400/√3 होता है, मतलब 230 वोल्ट अप्रॉक्सीमेट होता है। तो यहाँ पे आप बेसिकली देख पा रहे हो कि ये जो आपके डेल्टा लोड है, ये जो डेल्टा कनेक्शन था, ये कनेक्शन कैसा था, ये था आपका 11 kV और ये 11 kV लाइन टू लाइन वोल्टेज है 11 kV। तो नॉर्मली यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो सिस्टम था ये 3 फेज 3 वायर सिस्टम था, लेकिन इसको कन्वर्ट हमने किस में कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया हमने 3 फेज 4 वायर में। तो यहाँ पे 3 फेज 4 वायर में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, 3 फेज 4 वायर सिस्टम। तो ध्यान रखना कि जो रेजिडेंशियल एरियाज में जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं तो यही तो आपके सिंगल फेज और 3 फेज होते हैं रेजिडेंशियल एरिया में, तो ये क्या हो जाएंगे, 3 फेज 4 वायर सिस्टम हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, आंसर सी हो जाएगा, 3 फेज 4 वायर जो इस्तेमाल होते हैं कहाँ पे, रेजिडेंशियल एरिया में। तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट में जो रेजिडेंशियल एरिया में डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो 3 फेज 4 वायर होते हैं। लेकिन अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें तो ट्रांसमिशन में हम कौन सा सिस्टम यूज़ करते हैं, ट्रांसमिशन में याद रखना बेटा, ट्रांसमिशन में हम हमेशा 3 फेज 3 वायर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा सिस्टम है, 3 फेज 3 वायर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, द मेन रीजन फॉर यूजिंग हाई वोल्टेज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन इज। लंबी दूरी के पावर ट्रांसमिशन में हम हाई वोल्टेज का इस्तेमाल क्यों करते हैं, उसका मुख्य कारण क्या है। रिडक्शन इन ट्रांसमिशन लॉसेस, रिडक्शन इन कंडक्टर रिक्वायरमेंट, इंक्रीज इन सिस्टम स्टेबिलिटी, बोथ ए एंड बी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम ये देखेंगे कि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के क्या क्या एडवांटेज हैं। तो एक चीज़ आप समझिए बेटा, एक्चुअली होता क्या है कि जो P होता है पावर, वो पावर होता है 3 फेज पावर की बात करें तो √3 VI cos phi होता है। तो यहाँ पे जो करंट होगा वो कितना हो जाएगा, V/√3 V cos
फाई, जहाँ पर V क्या है, सिस्टम का वोल्टेज है। तो आप ये देख सकते हो कि जो लाइन करंट होती है बेटा, वो लाइन करंट किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/V cos फाई के। तो अगर हमने क्या किया है, हमने पावर को क्या मान लिया एज अ कांस्टेंट कि यही कांस्टेंट पावर ट्रांसमिट करना है, तो हाई सेंडिंग एंड वोल्टेज अगर आप रखते हो तो हायर सेंडिंग एंड वोल्टेज के कारण आपकी लाइन करंट क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी डेफिनेटली। तो ये ध्यान रखना है कि हाई सेंडिंग एंड वोल्टेज के कारण आपका लाइन करंट रिड्यूस हो जाता है। इवन अगर आप पावर फैक्टर को भी हाई रखते हो सर्किट के, तो भी आपकी लाइन करंट घट जाएगी। दूसरा, अगर हम बात करें जो पावर लॉस होगा वो कितना होगा, तो पावर लॉस, तो थ्री फेज पावर लॉस की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 3I²R। तो ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 3 × P²/3V² cos² फाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो थ्री फेज का लॉस हो जाएगा, इसको PL से रिप्रेजेंट करें। यहाँ पर देखिए मैंने पावर लॉस को कैसे रिप्रेजेंट कर दिया है, PL से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो जो थ्री फेज पावर लॉस होगा वो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा P²/V² cos² फाई। तो बेटा यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ कि जो पावर लॉस है PL इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V² cos² फाई। तो दूसरा ये ध्यान रखना है कि जो हमारा पावर लॉस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है V² cos² फाई। अगर आप सिस्टम के वोल्टेज को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो आपका पावर लॉस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो जो ट्रांसमिशन लाइन का लॉस है वो भी घट जाता है। तो हाई सेंडिंग एंड वोल्टेज का एडवांटेज क्या हो गया, लाइन करंट रिड्यूस हो जाएगी, ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस भी घट जाते हैं। और ये ट्रांसमिशन लाइन लॉस जो होते हैं, ध्यान रखना है, कांस्टेंट पावर ट्रांसमिशन लाइन लॉस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V²। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। वोल्टेज को अगर 2 गुना कर दिया तो पावर लॉस आपका 1/4 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, तीसरा, अगर हम बात करें कि रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस बराबर कितना होता है, दैट इज इक्वल्स टू ρL/A। तो बताइए एरिया जो कंडक्टर का हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो एरिया इज इक्वल्स टू ρL/R, यही तो होगा। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बेसिकली क्या हो जाएगा, ρL/R हो जाएगा। या यहाँ पर अगर मैं एक चीज़ बात करूँ कि लॉसेस क्या हैं, बेसिकली लॉसेस अगर देखें, एक मिनट यहाँ पे देख सकते हैं इसको कुछ इस तरीके से भी हम देख सकते हैं। जो पावर लॉस होता है वो पावर लॉस कितना है, दैट इज इक्वल्स टू 3I²R। और ये कितना हमने कैलकुलेट किया है, अभी कैलकुलेट किया, P²/V² cos² फाई। ये हमने कैलकुलेट किया है, तो ये बेसिकली ये R हो जाएगा इंटू R। तो ध्यान रखना है 3I²R इंटू R, क्लियर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसको कितना लिख सकते हैं यार, P²/V² cos² फाई इंटू R को लिख सकते हैं ρL/A। तो अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया A देखें तो वो कितना आ जाएगा, दैट इज P² ρL/V² cos² इंटू PL आ जाएगा, और ये आपका A की वैल्यू आ गई। तो ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो कंडक्टर वॉल्यूम की अगर रिक्वायरमेंट देखें तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, P² ρL² cos² फाई इंटू PL। तो अगर लॉसेस हम क्या करें, कांस्टेंट मान लें, पावर ट्रांसमिटेड उसको हमने कांस्टेंट मान लिया, तो यहाँ पर जो कंडक्टर वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है बेटा, वो रिक्वायरमेंट भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, ये ध्यान रखना है कि जो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर रिक्वायरमेंट है, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर रिक्वायरमेंट ये किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/V² cos² फाई। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। तो नॉर्मली हाई सेंडिंग एंड वोल्टेज के एडवांटेज क्या हो जाते हैं, अगर इनके एडवांटेज की बात करें तो कंडक्टर वॉल्यूम भी, सेंडिंग एंड वोल्टेज हाई रखोगे तो कंडक्टर वॉल्यूम भी घट जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या क्या एडवांटेज होने वाले हैं, लाइन करंट रिड्यूस हो जाएगा, दूसरा पावर लॉसेस कम हो जाएंगे, तीसरा अगर हम बात करें तो इसका जो कंडक्टर वॉल्यूम रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो जाएगा। तो अब आप एक चीज़ बताओ यार कि अगर आपके पावर लॉसेस कम हो जाते हैं, तो पावर लॉसेस कम होंगे तो ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो डेफिनेटली यहाँ पर ट्रांसमिशन एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ हाई सेंडिंग एंड वोल्टेज के एडवांटेज। तो एडवांटेजेस ऑफ हायर सेंडिंग एंड वोल्टेज, हायर सेंडिंग एंड वोल्टेज। तो हायर सेंडिंग एंड वोल्टेज के एडवांटेज, पहला एडवांटेज क्या है, लाइन करंट रिड्यूस हो गया, जिसके कारण क्या हो गया, पावर लॉस कम हो जाएगा। तो रिडक्शन इन पावर
पावर लॉस। तो बेटा पावर लॉस और पावर लॉस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, 1/v² cos स्क्वायर फाई। दूसरा रिडक्शन इन वॉल्यूम, रिडक्शन इन कंडक्टर वॉल्यूम, कंडक्टर वॉल्यूम मतलब अगर आप हाई सेंडिंग एंड वोल्टेज पे जाते हो तो जहाँ पे कॉपर की रिक्वायरमेंट पहले ज़्यादा थी, अब कॉपर की रिक्वायरमेंट सेम पावर ट्रांसमिशन के लिए कम हो जाएगी। तो वो जो वॉल्यूम रिक्वायरमेंट है, ध्यान रखना है, जो वॉल्यूम रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है। तो वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/1/v² cos स्क्वायर फाई। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। पावर फैक्टर को अगर कांस्टेंट मान लोगे तो 1/v² हो जाएगा, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा इंक्रीज इन ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। तो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी बेटा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बिकॉज जो पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। और सेंडिंग एंड वोल्टेज अगर आप हाई रखोगे तो पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब ट्रांसमिशन लाइन जो है मिनिमम लॉस से पावर क्या कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा। तो उसके कारण ट्रांसमिशन एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। तो रिडक्शन इन ट्रांसमिशन लाइन लॉस करेक्ट है, रिडक्शन इन कंडक्टर रिक्वायरमेंट ये भी करेक्ट है, इंक्रीज इन सिस्टम स्टेबिलिटी गलत है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। क्लियर है बेटा। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन सिमिलर है कि यदि वोल्टेज को आपने x टाइम्स बढ़ा दिया तो कंडक्टर का साइज क्या होगा। तो बेटा यहाँ कंडक्टर का जो साइज है, तो साइज ऑफ कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v²। तो अगर आपने वोल्टेज को क्या किया, x टाइम्स बढ़ा दिया, तो कंडक्टर का साइज क्या हो जाएगा, कंडक्टर का साइज रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस्ड बाई 1/x² टाइम्स। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर बेसिकली क्या है कि वोल्टेज को x टाइम्स आपने बढ़ाया तो वोल्टेज x टाइम्स बढ़ेगा। तो देख के ही पता चल रहा है यार, इक्वेशन को 1/v², तो 1/x² टाइम्स वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो रिड्यूस टू 1/x² टाइम्स। तो ये ध्यान रखना है, ये 1/x² टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। इज दैट क्लियर। ये चीज़ आपको ध्यान में रहेगी। तो चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाईएस्ट ऑपरेशनल ट्रांसमिशन वोल्टेज इन वर्ल्ड। याद रखना है कि ये इंडिया नहीं लिखा हुआ है, ये वर्ल्ड लिखा हुआ है कि वर्ल्ड में जो हाईएस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज है ऑपरेशन में वो कितना है। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो 1200 kV जो इंडिया में ट्रांसमिशन वोल्टेज है वो अभी सेटअप नहीं हुआ है, वो आपके ऑपरेशन कंडीशन में नहीं है। तो आंसर 1200 kV बिल्कुल भी मत लगाना। ये जो 1200 kV का वोल्टेज है, ये 1200 kV का वोल्टेज इंडिया में ही है। कहाँ पे है बेटा, इंडिया में, बट नॉट इन ऑपरेशन। तो अभी इसका सेटअप बनाया गया है लेकिन ये ऑपरेशन में नहीं है। 1150 kV इज़ द हाईएस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज इन वर्ल्ड, और यही आपका करेक्ट ऑप्शन बी है। तो ये वर्ल्ड का हाईएस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज है। कहाँ पे है ये कजाकिस्तान में है। ये कहाँ पे है, कजाकिस्तान में। क्लियर है। तो कजाकिस्तान में अगर देखा जाए तो हाईएस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज कितना है, 1150 kV। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाईएस्ट ऑपरेशन वोल्टेज इन वर्ल्ड कितना है बेटा, तो 1150 kV है। क्लियर है, कहाँ पे है, कजाकिस्तान में। नेक्स्ट 765 kV, दिस इज द हाईएस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज इन इंडिया। हाईएस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज इन इंडिया। तो इंडिया में अगर देखा जाए तो हाईएस्ट ऑपरेशनल ट्रांसमिशन वोल्टेज इन इंडिया, ऑपरेशन में है ये अभी चार्जिंग कंडीशन में है। तो हाईएस्ट ऑपरेशनल ट्रांसमिशन वोल्टेज इन इंडिया पूछा जाए तो 765 kV, इन वर्ल्ड पूछा जाए तो कजाकिस्तान 1150 kV, लेकिन 1200 kV अभी इंडिया में है लेकिन ऑपरेशन में नहीं है। 800 kV अगर पूछा जाए देन दिस इज व्हाट द हाईएस्ट DC ट्रांसमिशन वोल्टेज इन इंडिया। तो इंडिया में जो हाईएस्ट DC ट्रांसमिशन वोल्टेज है बेटा वो 800 kV का है, और इसको हम अल्ट्रा हाई वोल्टेज DC ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। अल्ट्रा हाई वोल्टेज DC ट्रांसमिशन लाइन कितना, 800 kV। तो ध्यान रखना है 800 kV क्या है, हाईएस्ट DC ट्रांसमिशन वोल्टेज इन इंडिया। 765 kV हाईएस्ट AC ट्रांसमिशन वोल्टेज इन इंडिया, और अगर 1150 kV है तो हाईएस्ट ऑपरेशनल ट्रांसमिशन वोल्टेज इन वर्ल्ड, और 1200 kV इंडिया में है बट नॉट इन ऑपरेशन।
क्लियर है बेटा? तो आई थिंक ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद हो जाएंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की चीज़ों में हमने क्या क्या डिस्कस किया, अगर आज के लेक्चर को हमने समराइज़ करना चाहें तो क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस किया कि जितने भी आपकी सिंगल लाइन डायग्राम में अगर देखा जाए तो जितने भी स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं वो सारे कौन से ट्रांसफार्मर होते हैं, डेल्टा स्टार कनेक्टेड। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कौन से ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टार डेल्टा। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट इसका एक ड्रॉबैक है, मतलब एक एक्सेप्शन है, जहाँ पर जो ट्रांसफार्मर हम यूज़ कर रहे हैं वो डेल्टा स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर हम यूज़ करते हैं। और फाइनली ये भी आपको ध्यान रखना है कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट का ट्रांसफार्मर डेल्टा स्टार कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी ट्रांसमिशन क्या होता है, 132 केवी से ऊपर। सेकेंडरी ट्रांसमिशन क्या होते हैं, आपके 66 केवी, 33 केवी। और अगर हम 33 केवी बेसिकली, अगर हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 11 केवी, और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वो 400 वोल्ट या आपके 230 वोल्ट है। ये सारे जो वोल्टेजेस होते हैं 3 फेज सिस्टम के वो लाइन टू लाइन RMS होते हैं, और सिंगल फेज सिस्टम का जो फेज वोल्टेज होता है RMS होता है। सिंगल फेज सिस्टम 230 वोल्ट RMS वोल्टेज है, और बाकी जितने भी आपके सिस्टम है वो 3 फेज सिस्टम लाइन टू लाइन RMS वोल्ट होते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो ट्रांसमिशन में हम 3 फेज 3 वायर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जबकि हम जब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट का डिस्ट्रीब्यूटर देखें तो वो 3 फेज 4 वायर सिस्टम होता है। उसके पहले तक आप 3 फेज 3 वायर सिस्टम का ही इस्तेमाल करते हैं। जब रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स अगर देखें तो वो सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो मिलते हैं एक अगले एपिसोड में नए जोश और नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।